On the basis of electrical behavior of material it is defined of एक्चुअली थ्री टाइप्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, लेकिन अभी हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर डिफाइंड ऑफ थ्री टाइप्स. एक कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो इस तीनों मटेरियल को इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग अभी डिफाइन करेंगे. ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर भी इसमें यूज होता है, एकॉस्टिकल बिहेवियर, ऑप्टिकल बिहेवियर, लेकिन अभी इस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या है उसको ओनली स्टडी करना है. तो सबसे पहले देखो डिफिनीशन कंडक्टर एंड इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का. कंडक्टर्स में लिखेंगे द मटेरियल व्हिच कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर. ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल हो, मोबाइल, जिसको मोबाइल चार्ज कैरियर्स बोलेंगे, मूवेबल चार्ज पार्टिकल हो मटेरियल के अंदर, आर कॉल्ड कंडक्टर्स. आर कॉल्ड कंडक्टर्स. फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखें. अच्छा, इसका एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं. आप इंसुलेटर का डिफिनीशन देखो. द मटेरियल व्हिच डज नॉट कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर. Which does not contain mobile charge carrier are called insulator. इस दोनों का कुछ एग्जाम्पल्स पहले डिफाइन करें हम लोग. कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में देखिए, कंडक्टर में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें यदि, तो इसमें आ जाता है ऑल मेटल्स. ऑल मेटल्स आर सॉलिड कंडक्टर एक्सेप्ट Hg, एक्सेप्ट Hg. ये कंडक्टर है लेकिन लिक्विड कंडक्टर है. और इसको छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड कंडक्टर, सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फिर लिक्विड कंडक्टर, इसमें जितने भी एसिड्स एंड साल्ट है सब लिक्विड कंडक्टर है. ऑल एसिड्स एंड साल्ट्स आर लिक्विड कंडक्टर. लिक्विड कंडक्टर के एग्जाम्पल में लिखो ऑल एसिड्स एंड साल्ट. जैसे NaCl,
HCl सब एसिड हुआ, ये साल्ट हुआ, कोई भी H2SO4 ये सब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। NaCl ये तो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, NaCl सॉलिड क्रिस्टल, ये साल्ट, लेकिन लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है ये, और HCl H2SO4 सब ये सब लिक्विड कंडक्टर। और गैसियस कंडक्टर भी, लेकिन अभी हम लोग को गैसियस कंडक्टर में आयोनाइज्ड गैस के थ्रू हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वो आयोनाइज हो जाता है, और वो भी एक उसमें भी पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन डीअटैच्ड हो जाएगा उसके न्यूक्लियस से और वो मूवेबल हो जाता है। तो आयोनाइज्ड गैस इज गैसियस कंडक्टर। हम लोग को फिजिक्स में मेनली सॉलिड कंडक्टर से मतलब रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कंडक्टर का, उसमें सॉलिड कंडक्टर को लेके डिफाइन करेंगे। अभी हमको लिक्विड और गैसियस कंडक्टर से मतलब नहीं है फिजिक्स में। तो देखो, जब आप इस सब को कंडक्टर्स बोल रहे हो तो कंडक्टर को का डिफिनीशन क्या था कि उसके अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स होना चाहिए, मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। क्या है ये मेटल्स को आप बोले हैं कंडक्टर, इसके अंदर मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल होता है क्या? एसिड साल्ट को भी बोल रहे हो कंडक्टर, दैट इज इसके भी अंदर मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल्स होगा। तो कौन है वो? मेटल्स के अंदर जो मोबाइल चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी हम लोग देखेंगे मेटल के अंदर का स्ट्रक्चर पिक्चर को तो देखना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल के अंदर वो फ्री होता है अपने एटम से, और वो क्रिस्टल के अंदर वांडरिंग करते रहता है, दैट इज मूवेबल होता है। तो इन केस ऑफ मेटल mobile charge carriers are free electrons, and in case of liquid acids or salt, तो पहले इसके लिए लिख लें हम लोग, in case of metal the mobile charge carriers are free electrons। ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? इस पर आ रहे हम लोग जब मेटल को पर्सनली डिस्कस करने चलेंगे तो कैसे उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है जो मूवेबल है उसकी क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर। एंड इन केस ऑफ एसिड्स एंड साल्ट, जैसे ये NaCl है तो NaCl इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है मोलेकुलर फॉर्म में, उसका ये Na प्लस एंड Cl माइनस ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर सेपरेटेड रहता है। मोलेकुलर कोई यदि सॉल्यूशन लेते हैं आप NaCl का, तो सॉल्यूशन के अंदर ये मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दोनों आयन डीअटैच्ड रहता है, और ये दोनों आयन मूवेबल होता है, ये भी मूवेबल। आप HCl सॉल्यूशन लें, इसमें भी HCl मोलिकुलर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, वो H प्लस एंड Cl माइनस के रूप में एग्जिस्ट करेगा, और दोनों मूवेबल है, बोथ आर मूवेबल इनसाइड सॉल्यूशन। तो क्लियरली एसिड्स एंड साल्ट्स आर कंडक्टर, मेटल्स आर कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल है। तो इसमें लिखे हम लोग एसिड्स एंड साल्ट के केस में, इन दिस केस, इन केस ऑफ एसिड्स एंड साल्ट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, both positive and negative ion behaves as mobile charge carrier.
अब हम लोग फोकस करें ओनली सॉलिड कंडक्टर, पर्सनली फॉर मेटल। उस कंडक्टर को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, मेटल को। देखिए, metal is all metals are conductor except Hg. All metals are solid conductor and we have to study properties of solid. तो हम लोग मेटल पर फोकस करें, इसका प्रॉपर्टी को स्टडी करें ब्रीफली। तो देखो, एक मेटल का एक टुकड़ा लो, मान लो एक कॉपर का एक टुकड़ा आप ले रहे हैं, ए पीस ऑफ कॉपर। कोई भी मेटल का लो, हम लोग कॉपर को लेकर के इस प्रॉपर्टी को सबको स्टडी करने चलेंगे। ए पीस ऑफ कॉपर, तो इसके अंदर बहुत सारा एटम्स होगा कॉपर का। इस क्रिस्टल के अंदर, इस टुकड़ा के अंदर बहुत सारे एटम्स होगा, और वो एटम न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करता है न्यूट्रल फॉर्म में। अब ये मैकेनिज्म को अभी नहीं स्टडी करना कि वो क्रिस्टल के अंदर वो एटम न्यूट्रल फॉर्म में क्यों नहीं है। दैट इज दिस पीस कंटेन्स ए नंबर ऑफ कॉपर एटम एंड दिस एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूट्रल फॉर्म। तो द पीस contain a number of copper atom and these copper atoms does not exist in neutral state. Why? इस मैकेनिज्म को अभी डिस्कस, ऐसे तो आप समझ लो, रूम टेम्परेचर पर आप इस टुकड़ा को रखे होंगे, इस क्रिस्टल को, तो रूम टेम्परेचर में वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है कि कॉपर एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके वैलेंस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका वो अपना वैलेंस ऑर्बिट को छोड़ के नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। रूम टेम्परेचर में वो हीट एनर्जी रूम टेम्परेचर के थ्रू प्रोवाइड होता है, और वो एनर्जी सफिशिएंट है इस कॉपर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए। और जब हायर ऑर्बिट में गया वो इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन करंट में इन्वॉल्व होता है, मूवेबल होता है क्रिस्टल, उसको, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रिस्टल के अंदर मूवेबल मान के चलते हैं। दैट इज, वो जो कॉपर एटम है वो इस रूप में एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं करता है, वो Cu+2 एंड +2e इलेक्ट्रॉन उस एटम से डी अटैच्ड होता है क्रिस्टल के अंदर। इस रूप में एग्जिस्ट करता है कॉपर एटम, उसका इलेक्ट्रॉन अलग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu+2 इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्रिस्टल के अंदर, इस रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज इनसाइड दिस पीस देयर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ Cu+2 आयन, a number of Cu+2 ion and a number of electrons और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से शो करें यहां पर। तो ये एक्चुअली ये पिक्चर है किसी भी, ये नॉट ओनली कॉपर एटम, कॉपर का पीस के लिए, कोई भी मेटल का पीस लोगे तो उसके अंदर का एक्चुअली यही पिक्चर होता है। आप आयरन लीजिए, गोल्ड लीजिए, कोई भी मेटल, सॉलिड मेटल लो, तो उसके अंदर वो एटम न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अलग और पॉजिटिव आयन अलग। तो इसमें हाँ, फिर देखो एक बात और, ये जो पिक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कि
इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन पॉजिटिव आयन कोर। बहुत सारा पॉजिटिव आयन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। और एक पिक्चर इसमें यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनसाइड क्रिस्टल 3-dimensionally while positive ion remain fixed at their position. While positive ion remain fixed at their position. ये इलेक्ट्रॉन सब 3-dimensionally मूव करते रहता है क्रिस्टल के अंदर, जबकि ये पॉजिटिव आयन अपने जगह पर फिक्स्ड रहेगा। दैट इज, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक काइनेटिक एनर्जी आता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो रूम टेम्परेचर के थ्रू जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया गया कंडक्टर को, वो हीट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आयन क्यों नहीं मूव कर रहा है? वो देखो, वो पॉजिटिव आयन मैसिव है, उसमें काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए, और उतना हीट एनर्जी रूम टेम्परेचर के थ्रू प्रोवाइड नहीं होगा। तो ये जो पिक्चर है किसी भी मेटल का, ये तब का पिक्चर है जब आप इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हुए हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ मेटल is valid when it is in the absence of an external electric field. जब आप मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हुए हैं तो उसके अंदर का क्या पिक्चर एक्चुअली होता है? बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होता है जो अपने पोजीशन पर वो फिक्स्ड रहता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर जो 3-dimensionally इस क्रिस्टल के अंदर मूव करते रहते हैं। इसको वॉन्डरिंग भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आयन रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट द क्रिस्टल। वॉन्डरिंग मतलब बिना एम का, कोई इलेक्ट्रॉन किधरों भी जा रहा है। तो ये पिक्चर, इस पूरे पिक्चर को लैटिस बोला जाता है कि बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और दोनों एक दूसरे में इम्बेडेड है। इसको लैटिस बोलते हैं हम लोग। अब सुनो, मेनली हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है कि जब इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फिर क्या मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर का स्ट्रक्चर में। तो ये सब तो डिस्कशन हुआ कंडक्टर्स का, सॉलिड कंडक्टर का, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात कोई भी मेटल में भी वैलिड होगा, नॉट ओनली फॉर कॉपर, पीस ऑफ कॉपर। अब लिखिए, टॉपिक बनाइए इसमें, कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जब एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो फिर क्या सब होता है। तो देखो, इस केस में क्या होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पिक्चर के नीचे लिख देना, इस पिक्चर के नीचे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड लिखना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग करने जा रहे हैं कंडक्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। एक काम करें,
एक सुटेबल सिमेट्रिक टाइप का एक कंडक्टर इमेजिन करें। मान लो इस टाइप का एक कंडक्टर लेते हैं हम लोग, और कंडक्टर से रिलेटेड कोई भी काम करना तो उसको हाथ से नहीं छूना है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड से आप इसको खड़ा कर दो। एक इंसुलेटिंग स्टैंड, और एक सॉलिड कंडक्टर, इसको हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। ये सपोज कीजिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आप इस कंडक्टर को रख दिया तो फील्ड कंडक्टर के बाहर अंदर सब जगह जाएगा। ये एक्सटर्नल फील्ड सब जगह एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी प्रोपैगेट करेगा। इनिशियली जब आप स्विच ऑन करेंगे इस एक्सटर्नल फील्ड को तो उस समय बाहर अंदर सब जगह ये एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब अंदर में ये फील्ड गया तो फिर क्या हुआ, ये फील्ड इस सब पॉजिटिव आयन पर फोर्स लगाएगा, इस सारे पॉजिटिव आयन पर इधर फोर्स लगाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स था इसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन सब पर भी फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पर तो अपने से अपोजिट लगाएगा फोर्स। फील्ड का डायरेक्शन इधर है एक्सटर्नल फील्ड का, तो और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स अपोजिट टू फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रॉन सब पर इधर फोर्स लगा और पॉजिटिव आयन पर इधर फोर्स लगा। ये फील्ड का काम ये है। तो when an external field is switched on, when an external field is switched on, then there exists field inside conductor. Then this field exist inside conductor which exert force on both positive ion and wandering electron, which exert force on both positive ion and wandering electron. दोनों पर फोर्स लगाएगा ये फील्ड। पॉजिटिव आयन पर फोर्स किधर लगाएगा, अपने ही तरफ। इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाएगा, अपने से अपोजिट। ठीक है, लेकिन ये फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो कि ये पॉजिटिव आयन अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाए। आप जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया कंडक्टर के अंदर, वो फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि ये पॉजिटिव आयन अपने जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाए। हर मटेरियल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि वो मटेरियल अपना प्रॉपर्टी को लूज नहीं करे, वही मटेरियल अपना प्रॉपर्टी को वैलिड रखे। ऐसे भी पॉजिटिव आयन मैसिव होता है, पूरे कॉपर एटम का मास उसी में एम्बेडेड है पॉजिटिव आयन में, तो मैसिव है वो, इसलिए उसको एक्सेलरेट करने के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करना होगा। और आप जो फील्ड अप्लाई किए हैं बाहर से, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर देना कि पॉजिटिव आयन अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाए। और जिस दिन डिस्प्लेस्ड हो गया तो वो कंडक्टर नहीं रहेगा, फिर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सबसे पहली बात कि आप जो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल में, एक्सटर्नल फील्ड, उसका एक लिमिट होगा कि इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं करोगे। और वो लिमिट क्या होगा कि
इतना हो कि ये पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस्ड नहीं हो। तो इस पर फोर्स तो लगा पॉजिटिव आयन पर, लेकिन उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं लगा कि ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। होल मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इन दिस पॉजिटिव आयन, इसलिए उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए A बराबर F/m। अब मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स को भी बहुत स्ट्रांग करना होगा। देखिए, जिस दिन वो पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो वो कंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। कंडक्टर को कंडक्टर ही रहने देना है, तो पॉजिटिव आयन को अपना पोजीशन से डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएंगे। दैट इज उतना स्ट्रांग फील्ड नहीं डाल देना है। एक्चुअली हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि वायर फ्यूज हो गया। क्या आंख से देखने से पता चलता है वायर फ्यूज हो गया? तो नॉर्मल जब था तब जैसा कलर, जैसा जो भी था, जिस तरह से आप देख रहे थे, फ्यूज हुआ, फ्यूज वायर है या नॉर्मल वायर है? आप बल्ब से कनेक्ट करके देखते हो, बल्ब जला तो समझे कि नॉर्मल है, नहीं जला सब बोलते हो कि फ्यूज हो गया। एक्चुअली क्या हो गया उसके अंदर? फ्यूज हो गया मीन्स क्या हो गया? यही पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस्ड हो गया है। अच्छा, कब वायर फ्यूज होता है? जब हाई वोल्ट अप्लाई करते हो जनरली, तब वायर फ्यूज होता है। ये हाई वोल्ट अप्लाई किया, दैट इज ये समझे कि कंडक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई किया, वो इतना स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दिया कि ये फील्ड पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो उस केस में होता है ना क्या, कि जितना पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ उतने ही निगेटिव चार्ज का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि नेट चार्ज फ्लो जीरो हो जाता है एंड हेंस करंट थ्रू मटेरियल विल बी जीरो। और बोलते हैं कि वो तो दैट इज, कोई मटेरियल में करंट नहीं है, नेट चार्ज फ्लो जीरो आ रहा है, दैट इज वो इंसुलेटर की तरह बिहेव किया। तो पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस्ड नहीं हो, इतना ही फील्ड आपको बाहर से सप्लाई करना है इस मटेरियल के अंदर। लेकिन अब देखिए, दिस फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच पॉजिटिव आयन डज नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन सिंस इट्स मास इज वेरी हाई एंड फील्ड इज वीक, बट इलेक्ट्रॉन starts accelerating opposite to external field। इसका मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे बाहर से तो वो एक्सेलरेट करेगा। तो बस द फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन बोथ positive ion and wandering electron, but positive ion does not displaced from its position since mass of positive ion is large, whole mass of copper atom is concentrated in positive ion, since mass of positive ion is large but force is weak। फोर्स क्यों वीक? क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं है और नहीं डालना है स्ट्रांग फील्ड। हर मटेरियल का अपना एक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, फोर्स इज वीक। while electron starts accelerating, electrons starts accelerating
ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उस पर थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट करेगा। तो अब क्या सब होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया फील्ड के अपोजिट, जबकि पॉजिटिव आयन अपने पोजीशन पर ही रहेगा, वो मैसिव है, वो मूव नहीं, वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका फील्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं डाला जाता है जनरली। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन सब मूव करके आएगा लेफ्ट एंड ऑफ कंडक्टर पर, और यहाँ पर आके जमा हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। एज ए रिजल्ट ऑफ विच लेफ्ट एंड ऑफ कंडक्टर एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन सब कंडक्टर के अंदर से आके एक्यूमुलेट हो जाता है लेफ्ट एंड ऑफ कंडक्टर पर, एंड दीज इलेक्ट्रॉन accumulate on left end of conductor as a result of which left end of conductor acquire लेफ्ट एंड ऑफ कंडक्टर एक्वायर निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा लेफ्ट एंड, इससे आगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, एयर में तो नहीं आ जाएगा, एयर तो हाईली नॉन कंडक्टिंग है। मैक्सिमम ये सब जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में अपोजिट टू फील्ड, और यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होगा, जिसके चलते लेफ्ट एंड पर निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब सुनो, इनिशियली कंडक्टर पर तो नेट चार्ज जीरो था, कोई चार्ज ही नहीं था, और एक निगेटिव चार्ज डेवलप किया अपने आप, हम लोग बाहर से नहीं दिए इस चार्ज को, जबकि इनिशियली नेट चार्ज जीरो था। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनी टाइम नेट चार्ज जीरो होना चाहिए कंडक्टर पर, ड्यू टू विच same amount of positive charge must acquire at the right end of conductor to valid conservation of charge। देखो, इस निगेटिव चार्ज के अपीयर होने का काउज तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जमा हो गया, इसलिए निगेटिव चार्ज, लेकिन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नेट चार्ज जीरो ही होना चाहिए ऑलवेज, इसलिए वो लॉ वैलिड हो, नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो, हैंस वी मस्ट एक्वायर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन राइट एंड ऑफ कंडक्टर। तो देखो, बट इनिशियली कंडक्टर इज अनचार्ज्ड, अब बाहर से कोई चार्ज नहीं डाला था कंडक्टर पर, कंडक्टर इज अनचार्ज्ड। तो टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट एक्वायर same amount of positive charge must acquire on right end of conductor तो इस एंड पर हम लोग को उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पर माइनस क्यू आया, तो इस पर आपको उतने ही अमाउंट का प्लस क्यू डेवलप करवाना पड़ेगा।
क्लियरली ये मत समझना कि ये पॉजिटिव आयन पर फोर्स लगा तो वो रिपेल होके वहाँ चला गया और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा तो वो इधर आ गया, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नहीं, इलेक्ट्रॉन इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होने का कॉज तो सही है कि इलेक्ट्रॉन आ गया था यहाँ पर, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर करवाने का कॉज ये नहीं है कि ये पॉजिटिव आयन पर फोर्स लगाया, ये फील्ड इधर फोर्स लगाया इस सब पॉजिटिव आयन पर और वो मूव करके वहाँ चला गया है, ये गलत कंसेप्ट है। उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाने का कॉज है टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे सेमीकंडक्टर में हम लोग को उस पॉजिटिव चार्ज के डेवलप होने का रियल कॉज मिल जाता है सेमीकंडक्टर चैप्टर में। आप उसको थोड़ा समझ लें। रियली में ये पॉजिटिव आयन नहीं किया है वहाँ, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट ही नहीं किया, तो उसका डेवलप होने का कॉज आप बोल रहे हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन सब जहाँ पर था इनिशियली वो पोजीशन न्यूट्रल पोजीशन था, कंडक्टर का हर पॉइंट अंदर में न्यूट्रल था, नेट चार्ज हर पॉइंट का 0, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट गया तो दैट इज वहाँ पर आपको एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट इनिशियली न्यूट्रल था और निगेटिव चार्ज वहाँ से रिमूव हो गया है, तो मजबूरी है कि उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज बच गया होगा, क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल क्यों था, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, और निगेटिव हट गया तो आपको इमेजिन करना ही होगा वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर। लेकिन ये हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि पार्टिकल वहाँ नहीं है, अब फिर भी आप एक चार्ज इमेजिन कर रहे हैं, बिना कोई मटेरियल पार्टिकल का वहाँ पर एक चार्ज इमेजिन कर रहे हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन ए पार्टिकल, जबकि पार्टिकल तो हट गया, फिर तब भी एक चार्ज की बात कर रहे हो, बिना कोई पार्टिकल का चार्ज होगा, दैट इज एक हाइपोथेटिकल चार्ज। अब वो हाइपोथेटिकल चार्ज को लोग होल से रिप्रेजेंट करता है, वो हाइपोथेटिकल चार्ज को होल से डिनोट करता है। तो होल इज ए हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज, और वो मूव करके वहाँ चला गया। फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड, वो इस हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाया और वो वहाँ चला गया। तो सेमीकंडक्टर में एक कॉज है उस पॉजिटिव चार्ज के डेवलप होने का, ये कॉज। लेकिन अभी हम लोग यही समझें कि इनिशियली चार्ज 0 था कंडक्टर पर और कहीं पर कुछ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, हम लोग बाहर से नहीं दिए, अपने आप डेवलप हुआ है, तो टू वैलिड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आपको कहीं ना कहीं पर डेवलप करवाना होगा। देखो, कोई चार्ज यदि अपने आप प्रोड्यूस हुआ है फील्ड में रखने से, तो वो ऑलवेज इन पेयर में प्रोड्यूस होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट में, और इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। ये जो चार्ज डेवलप किया दोनों सरफेस पर, हेयर इट Q इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, या बाउंड चार्ज भी उसको बोल सकते हैं हम लोग, छुपा हुआ था और डेवलप हुआ। खैर, अब इसके बाद का क्या मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर से आ रहा था यहाँ पर, क्या सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट एंड पर, कि कभी उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप भी होगा, कि तब तक आते रहेगा जब तक सब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ जाए? क्या होगा? तो देखो, जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो इस पर निगेटिव चार्ज एक्वायर्ड हुआ, वहां पर पॉजिटिव चार्ज,
अब क्या होता है ना कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, ये भी अपना अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर क्रिएट करने लगता है, जिसको इंड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं। दीज इंड्यूस्ड चार्ज, these induced charge itself create an electric field at each point inside conductor, और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज का इसका जो फील्ड होता है, इसको थोड़ा मिटा दें अभी हम लोग। इसको झाड़ के लो तो बेटे। देखो, एक तो एक्सटर्नल फील्ड पहले से है, इसके अंदर हर पॉइंट पर एक एक्सटर्नल फील्ड है EXT, और बोल रहे हैं कि इसके अंदर हर पॉइंट पर ये दोनों चार्जेस भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस दोनों चार्जेस का जो फील्ड होगा वो इधर होगा, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड होगा। कैसे? देखो, निगेटिव चार्ज का फील्ड अपने ही तरफ होता है, दैट इज E-, और ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे दूर की तरफ होता है, दैट इज E+, यानी दोनों चार्ज का फील्ड एक ही डायरेक्शन में आया, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको E इंड्यूस्ड बोलेंगे, E- E+, इसको इंड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं। इसके कंबाइंड फील्ड को इंड्यूस्ड फील्ड बोला जाता है। इसको ऐड कर दो तो ये इसी को ई इंड्यूस्ड बोलेंगे। दैट इज कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर ये दोनों चार्ज का भी अपना एक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड फील्ड, व्हिच इज ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड कंडक्टर कॉल्ड इंड्यूस्ड फील्ड, which is opposite to the external field. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड पर आएगा, ये चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा, एंड हैंस इंड्यूस्ड फील्ड का भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते रहेगा। As more and more electron accumulate at left end, amount of charge increases, hence magnitude of induced field also increases. Magnitude of induced field also increases, while external field is constant in magnitude and direction. While external field is constant in magnitude and direction, वो तो हम लोग पर डिपेंड करता है एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या करेगा। वो कंट्रोलिंग तो हम लोग के हैंड में है कि एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड को वेरिएबल रखे या कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड को कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फिर फाइनली क्या होगा, इसको हम लोग मिटा के एक सिंगल फील्ड की बात कर दें, ई इंड्यूस्ड।
और एक एक्सटर्नल फील्ड। E induced, mod E induced increases while mod E external is constant. Thus mod E induced increases, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा लेफ्ट एंड पर तो ये चार्ज और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, इसलिए इंड्यूस्ड फील्ड इंक्रीज करेगा। इंक्रीज while mod E external is constant, at a certain instant when magnitude of E induced field becomes equal to external field, then net field at each point inside conductor becomes zero at a certain instant when mod E induced equal to mod E external, then net field at each point inside conductor becomes zero and then movement of electron will stop and it happens instantly, तुरंत हो जाता है सब बात। जब ये आप एक्सटर्नल फील्ड उसके अंदर डाला कंडक्टर के अंदर, उसी समय ये सब बात हो जाएगा। जितना डिस्कशन हम लोग को जितना टाइम लगा इस बात को डिस्कस करने में, ऐसा होने में कुछ टाइम नहीं लगता है। आप एक्सटर्नल फील्ड स्विच ऑन करोगे, एट द सेम टाइम तुरंत इसके अंदर के हर पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है कि व्हेन net field at each point inside conductor becomes zero, then we say that our conductor acquire electrostatic equilibrium। लिखेंगे इसको, then we say that our conductor acquire इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो फाइनल स्ट्रक्चर एक्चुअली ये हुआ और ये सब तुरंत हो जाएगा। लिख देना, इट हैपेंस इंस्टेंटली, तुरंत जिस समय आप एक्सटर्नल फील्ड को स्विच ऑन किया उसी समय, मान लो आप एक्सटर्नल फील्ड T बराबर 0 पर स्विच ऑन किया तो उस समय अंदर बाहर सब जगह एक्सटर्नल फील्ड था, मटेरियल के अंदर और बाहर सब जगह था फील्ड। लेकिन इंस्टेंटली तुरंत इस सरफेस पर एक निगेटिव चार्ज एक्वायर होता है, इस सरफेस पर उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, एंड साइमल्टेनियसली फील्ड एट नेट फील्ड, सिंपली फील्ड की बात नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर दो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट जीरो है हर पॉइंट पर। एट ईच पॉइंट विल बी जीरो एंड दिस स्टेट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड इट हैपेंस इंस्टेंटली। तो जब आप कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एट द सेम टाइम एट ईच पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, ये सॉलिड कंडक्टर लेके हम लोग इस बात सबको डिस्कस कर रहे हैं।
तो सॉलिड कंडक्टर है तो ऐसे बोलें कि एट ईच पॉइंट इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर फील्ड बिकम्स जीरो। एट ईच पॉइंट इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर फील्ड बिकम्स जीरो। अब हॉलो रीजन होगा कहीं यदि कंडक्टर में, तो वहां पर फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये डिस्कशन अभी टोटली हम लोग सॉलिड कंडक्टर को लेके कर रहे हैं। तो सब जगह मटेरियल है कंडक्टर के अंदर, मटेरियल है, ये एक सॉलिड कंडक्टर है। फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड मटेरियल, यानी जहां कंडक्टिंग मटेरियल होगा, वहां पर फील्ड निश्चित रूप से जीरो होगा। और अभी हम लोग आगे करेंगे कि कुछ रीजन ऐसा है कंडक्टर का जहां हॉलो स्पेस है, कैविटी है, तो उसके अंदर फील्ड जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसका कंडीशंस देखेंगे कब जीरो होगा। कैविटी रीजन में नहीं होगा फील्ड जीरो, लेकिन जहां मटेरियल्स होगा कंडक्टर में और उसको आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उस हर मटेरियल के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा। एंड दिस स्टेट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का ये जो प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर हर पॉइंट पर, मटेरियल के अंदर हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, इसका यूज किया जाता है एक फेनोमेना जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक शील्डिंग यानी किसी भी सेंसिटिव चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, शील्ड करना, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट नहीं हो। तो क्या करें, मतलब फील्ड आप डाला तो फील्ड लाइन जो है वो मटेरियल के अंदर प्रोपैगेट नहीं करेगा, क्योंकि फील्ड मटेरियल के हर पॉइंट पर जीरो। तो मटेरियल के अंदर प्रोपैगेट नहीं करेगा फील्ड, तो आप क्या करें, एक हॉलो कंडक्टर्स लें, थोड़ा मोटा, सरफेस मोटा होना चाहिए कंडक्टर का, और उसके अंदर आप वो सेंसिटिव चीज़ को रख दें जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। अब बाहर में, मटेरियल के बाहर कितनों स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, उसके अंदर प्रोपैगेट नहीं करेगा फील्ड। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।